Assalamu alaikum, my dear students. Welcome back to Biozone Academy. And this is Sajid Jumani, Professor of Botany from Mera Degree College, Moro. और आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है सेक्शन 2 हमारे सिलेबस का कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ और चैप्टर नंबर 6 है क्रोमोसोम्स एंड डीएनए। तो हमने 4th चैप्टर तक तो सारा कंप्लीट जो चैप्टर है वो कवर किया है, जिसमें हमने पढ़ा रिप्रोडक्शन के वो किस तरह होती है प्लांट्स में, और उसके बाद जो है वो ग्रोथ और डेवलपमेंट इसके को होगा, और फिर वहाँ से कंटिन्यू करते हैं कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ। कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ से क्या बात है कि जो भी जानवर हैं धरती पे जो पाए जाते हैं उनमें इस तरह से जो उनके कैरेक्टर्स हैं वो ट्रांसफ़र होते हैं फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। यानी ये मैकेनिज्म जो है वो किस तरह है कि जो अगर कोई बेबी किसी एनिमल का है, जैसे डॉग का बेबी है, तो उसके जो कैरेक्टर होंगे वो अपने पेरेंट्स से मिलते जुलते हैं। ह्यूमन बीइंग का बेबी है तो मानकी जैसे कैरेक्टर नहीं रखता, एप्स जैसे नहीं रखता। इस तरह ये जो मैकेनिज्म है ट्रांसफर ऑफ हेरिडिटी कैरेक्टर्स वो किस तरह काम करता है, तो उसमें फिर आ जाता है डीएनए और क्रोमोसोम्स का जिक्र आ जाता है कि उनको समझना पड़ेगा। कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ समझने के लिए क्रोमोसोम्स और डीएनए पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि पहला साइंटिस्ट जो था जिसने हेरिडिटी पर अपनी रिसर्च की, अपना वर्क किया, वो था ग्रेगर जॉन मेंडल। आप सबको पता है जी.जे. मेंडल जिसको कहते हैं हम, जी.जे. मेंडल। He is regarded as father of genetics। मशहूर एक्सपेरिमेंट्स हैं इसके। आपका 8th चैप्टर जो है वो जेनेटिक्स पर मबनी है और लास्ट पर, जिसमें बताया गया है कि किस तरह हेरिडिटी कैरेक्टर्स नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होते हैं। ये सबसे पहले इन्होंने बताया वो ग्रेगर जॉन मेंडल था, जिसको आज फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं। ये भी एक इंटरेस्टिंग बात है कि इसकी ज़िंदगी में इसके काम को कभी सराहा नहीं गया, क्रेडिट नहीं दिया गया, माना नहीं गया, लेकिन इसके मरने के बाद 16 ईयर्स लेटर जब दोबारा सेम वर्क वाज रिपीटेड बाय डिफरेंट साइंटिस्ट, देन दे रियलाइज दैट एक्चुअल वर्क वाज डन बाय ग्रेगर जॉन मेंडल। आपको ये बताना चलूँ कि ग्रेगर जॉन मेंडल ने पी प्लांट्स पर अपना सारा काम किया और उसमें कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स देखे। जैसे पी प्लांट है तो पी प्लांट में कुछ प्लांट्स के टॉल प्लांट्स और फिर दूसरे प्लांट्स के डार्क प्लांट्स। इस तरह बहुत सारे कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स मेंडल ने ऑब्जर्व किए पी प्लांट पर और उनका एक स्टैटिस्टिकल डेटा बनाया और उनको एक अलग तरीके से उनकी क्रॉसिंग की, क्रॉस पॉलिनेशन कंटिन्यू करवाई और उसका एक रिकॉर्ड मेंटेन किया, टर्मिनोलॉजी है जेनेटिक्स की। इसने बेसिकली जो ऑब्जर्व किया कि हर कैरेक्टर को कंट्रोल करने के लिए एक पेयर ऑफ हेरिडिटी फैक्टर्स होते हैं जो उस कैरेक्टर को कंट्रोल करते हैं, और हर कैरेक्टर का एक्सप्रेशन जो है वो कंट्रास्टिंग होता है। अब सवाल ये है कि कैरेक्टर हम किस चीज़ को कहते हैं बायोलॉजी में, तो ये याद रखना बहुत ज़रूरी है कि फर्स्ट ईयर की आप 5th चैप्टर वेराइटी ऑफ लाइफ में पहले ही पढ़ चुके हैं कि कैरेक्टर इज एनीथिंग whose expression can be counted, measured or otherwise assessed।
इट इज कॉल्ड एज कैरेक्टर। ऐसी चीज लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जिसके एक्सप्रेशन को हम काउंट करें, मेजर करें या असेस करें। जैसे हम कह रहे हैं हाइट ऑफ प्लांट इज अ कैरेक्टर। कैरेक्टर क्या है? हाइट ऑफ प्लांट। उसके एक्सप्रेशन मेंडल ने देखे, जैसे पी प्लांट की, तो टाल प्लांट भी थे, वन एक्सप्रेशन इज टाल। डार्क प्लांट से कुछ कैरेक्टर तो सेम है, एक्सप्रेशन इसके दो अलग लेना है कि टाल प्लांट, डार्क प्लांट। इजीली बताओ, जैसे नंबर ऑफ स्टूडेंट इन दिस क्लास is a character. Expression may be 2, 3, 4, 5, 10. This is its expression. तो ऐसी चीज जिसको हम काउंट करें, मेजर करें, जैसे हाइट को मेजर किया जाता है, उसको क्या कहेंगे? कैरेक्टर। या अगर आप काउंट भी नहीं कर सकते किसी चीज को, मेजर भी नहीं कर सकते, तो अदरवाइज असेस तो करें। जैसे फ्रेग्रेंस ऑफ फ्लावर, खुशबू जो होती है फूलों में, तो आप उसको काउंट तो नहीं कर सकते, मेजर भी नहीं कर सकते, लेकिन असेस जरूर कर सकते हैं। तो इस तरह बहुत सारे कैरेक्टर जानदारों में पाए जाते हैं, मेंडल ने कहा, और उनके एक्सप्रेशन अलग-अलग होते हैं। उनको कंट्रोल करने के लिए कुछ हेरिडिटी फैक्टर्स होते हैं, और वो हमेशा पेयर्स की सूरत में होते हैं। जब मेंडल ने टाल प्लांट को डार्क प्लांट से क्रॉस करवाया, तो कहा कि टाल प्लांट को कंट्रोल करने के लिए भी टी कैपिटल हेरिडिटी फैक्टर है। आज हमने टी कैपिटल को जीन कहते हैं, लेकिन मेंडल ने जो टर्म इस्तेमाल किया है के लिए कि कुछ हेरिटेबल फैक्टर्स हैं जिनको हेरिडिटी फैक्टर कहा जाता है, और वो हमेशा पेयर्स की सूरत में होते हैं। जैसे टाल प्लांट को कंट्रोल करने के लिए टी कैपिटल, टी स्मॉल हेरिडिटी फैक्टर हैं। इनकी क्या करवाई उसने? क्रॉसिंग। जो जब क्रॉसिंग करवाई गई, तो इसने रिजल्ट देखी, टाल प्लांट को देख रहा था, तो रिजल्ट क्या मिली? जो भी आपस में मिले, दे वर ऑल टाल। फर्स्ट जनरेशन क्या थे? ऑल टाल। अब यही मसला हो रहा है रिप्रोडक्शन, और जैसे अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पर से चला गया था, पढ़ा रहा था मैंने रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल, और फिर अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। यहाँ मुझे पढ़ाना चाहिए क्रोमोसोम्स और डीएनए, लेकिन उसको समझने के लिए ये बेसिक कॉन्सेप्ट याद रखना, समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये चैप्टर अगला है। तो कुछ ऐसा मैं आपको थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्टरी हवाले से पढ़ा रहा हूँ। तो मेंडल का जो बेसिक काम था, टाल प्लांट को डार्क प्लांट के साथ उसने क्रॉस करवाया, और रिजल्ट मिली फर्स्ट फ्लावर जनरेशन। सारे के सारे जो सीड्स मिले उसको फिर जब ग्रो करवाया उसने, तो देखा कि ये सारे टाल प्लांट। तो भाई इससे नतीजा कोई उसने अखज किया कि टाल प्लांट के हेरिडिटी फैक्टर है, फिर डार्क प्लांट के हेरिडिटी फैक्टर है। जब उनको क्रॉस करवाया जाता है, तो सिर्फ टाल अपीयर हो रहा है, एक एक्सप्रेशन अपीयर हो रहा है फर्स्ट जनरेशन में, दूसरा एक्सप्रेशन गायब हो जाता है। तो जो एक्सप्रेशन फर्स्ट फ्लावर जनरेशन में अपीयर हो रहा है, मिसाल डाल प्लांट ये अपीयर हो गए, तो इसने इस एक्सप्रेशन को क्या कहा कि ये डोमिनेंट एलील है। ये क्या है? डोमिनेंट एलील्स। अब एक और नया टर्म आ गया, डोमिनेंट जो आ गया, क्योंकि जो एक्सप्रेशन अपने आप को जाहिर कर रहा है फर्स्ट फ्लावर जनरेशन में, उसको जो डोमिनेंट कह रहा है। एलील इज अल्टरनेट फॉर्म ऑफ सेम जीन। अगर आप इनको जीनोटाइप कंसीडर करें, जीन कंसीडर करें, हेरिडिटी फैक्टर देखें, तो टाल को कंट्रोल करने के लिए मेंडल ने कहा क्योंकि ये डोमिनेंट है, टी कैपिटल से इसको रिप्रेजेंट किया है, यानी ये फैक्टर है, उसका अल्टरनेट फॉर्म क्या है? डार्क टी स्मॉल अल्टरनेट फॉर्म ऑफ सेम जीन।
सेम कैरेक्टर, ये तो कैरेक्टर इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक कैरेक्टर के दो एक्सप्रेशन है। तो अलील क्या है? अल्टरनेट फॉर्म ऑफ सेम जीन या हेरिडिटी फैक्टर, एक कैरेक्टर का, हेरिडिटी फैक्टर का, जीन का जो अल्टरनेट फॉर्म है, यानी टाल इज अल्टरनेट फॉर्म ऑफ द, इट मींस टालनेस, हेरिडिटी फैक्टर ऑफ टालनेस इज अलील। और डार्क इसका टाल प्लांट का अल्टरनेट फॉर्म है, उसको कंट्रोल करने के लिए जो जीन है या हेरिडिटी फैक्टर है वो टी स्मॉल इज allele of T capital and T capital is allele of T small, both are alternate to each other। तो इसमें देखा कि फर्स्ट फ्लायर जनरेशन में सारे प्लांट यहाँ पे टाल, अभी हेरिडिटी फैक्टर तक तो ये गया ही नहीं। फिर सेकंड जनरेशन के लिए इसने कहा कि फर्स्ट फ्लायर जनरेशन में जो एक्सप्रेशन अपने आप को जाहिर करे उसको डोमिनेंट एलील कहेंगे, और जो गुम हो गया डार्क के भी जो हेरिडिटी फैक्टर्स है वो गायब हो गए फर्स्ट जनरेशन में, तो उसको भी कोई नाम दिया इसने कि एक डोमिनेंट है तो दूसरा क्या है रिसेसिव, यानी ये क्या है अभी रिसेसिव अलील या जीन। allele क्या है? alternate form of same gene, any allele which represent itself during first filial generation, it is called as dominant allele। What is dominant allele? Any gene which express itself during the first filial generation is said to be dominant। ठीक है, अच्छा जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर रहा तो उसको आप क्या कहेंगे? रिसेसिव allele। any allele which do not express itself, during first filial generation it is said to be recessive allele। ठीक है, दो टर्म क्लियर हो गए, डोमिनेंट और रिसेसिव। अब इसमें इस सेकंड जनरेशन को हासिल करने के लिए क्या किया? दिस इज F1, इसको सेल अलो किया तो सेल पॉलीमेरेज में इनके थोड़े ये दिखाया है मैंने, टी कैपिटल रिप्रेजेंट कर रहा है होमोजाइगस प्लांट, और फिर डार्क प्लांट को टी स्मॉल से इसने रिप्रेजेंट किया। जब इनके गेमीट बन गया, आपको पता है सीड कैसे बनता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन, तो जब फर्टिलाइजेशन होती है तो वो एक और स्पर्म की होती है, अपोजिट सेक्स सेल की होती है, और जो सेक्स सेल बनते हैं वो मियोसिस के जरिए बनते हैं। जब मियोसिस होती है तो रिडक्शन डिवीजन होती है, यानी हाफ क्रोमोसोम्स एक सेल में जाते हैं, हाफ क्रोमोसोम दूसरे सेल में जाते हैं, एम्प्लाइड क्रोमोसोम्स की शक्ल में जो है वो ट्रांसफर होते हैं क्रोमोसोम्स। तो आप इस साथ समझेंगे कि जो गेमीट फॉर्मेशन है, गेमी जो जीनेसिस जो हुई उसमें क्या गया? अगर ये मेल है, ये मेल अगर मेटल का जो एक्सपेरिमेंट है उसमें अगर ये मेल है तो उसके जो न्यूक्लियस बनेंगे उस
सेग्रीगेशन होगी, सेपरेशन होगी ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन मियोसिस की वजह से। तो दो तरह के दो गैमीट्स अगर बने, दो स्पर्म बने, तो एक के पास T कैपिटल होगा, दूसरे के पास भी T कैपिटल होगा। T स्मॉल इस तरह अगर ये एग बने तो दोनों जो सेल्स बनेंगे उसमें T स्मॉल होगा, दूसरे में भी T स्मॉल होगा, दोनों नहीं होंगे गैमीट फॉर्मेशन में। बिफोर गैमीट फॉर्मेशन दे विल बी इन पेयर्स। तो जब ये हर एक गैमीट के पास एक फैक्टर आ गया, तो कोई भी गैमीट अगर ये स्पर्म इसके साथ मिले एक के साथ, तो भी रिजल्ट क्या आएगी? T कैपिटल T स्मॉल, यहाँ से T कैपिटल स्पर्म, एक में T स्मॉल है। तो जब जायगोट बनेगा तो पेयर कंप्लीट होगा, और उस पेयर में एक एलील कौन सा होगा? T कैपिटल वाला, तो दूसरा एलील कौन सा होगा? T स्मॉल। इस कंडीशन में सिर्फ एक एलील अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा है। सारे रिजल्ट के आगे अगर 100 प्लांट्स थे, टाल और डार्क को क्रॉस करने की वजह से 100 प्लांट्स हमने लिए, तो सारे 100 प्लांट्स जो है वो क्या होंगे? टाल होंगे। यानी सिर्फ T कैपिटल अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है ड्यूरिंग फर्स्ट फ्लायर जनरेशन, इसलिए मेजर ने इसको कहा कि ये डोमिनेंट एलील है। और दूसरा है इसकी प्रेजेंस की वजह से, डोमिनेंट एलील की प्रेजेंस की वजह से दूसरे एलील का एक्सप्रेशन जाहिर नहीं हो रहा, या उसके एक्सप्रेशन को हाइबरनेट किया गया है, गायब किया गया है, सप्रेस किया गया है। तो उस एलील को इसने रिसेसिव एलील का नाम दिया। अब सेकंड जनरेशन, बात तो वही है कि हेरेडिटी तो थी, इनके फादर में या मदर में डार्क एलील का एक्सप्रेशन भी तो मौजूद था, वो कहाँ गया? उसको डिस्कवर करने के लिए इसने सेकंड फ्लायर जनरेशन को हासिल करने के लिए इनको अलाउ किया कि ये सेल्फ पॉलिनेट। जब ये सेल्फ पॉलिनेट किए इसने, तो क्या किया होगा? इसने T कैपिटल T स्मॉल को क्रॉस करवाया होगा T कैपिटल T स्मॉल के साथ। समझ रहे हो बात? कि F1 is classed with F1 in order to raise second generation। ये फर्स्ट जनरेशन है। सिंपल आपको एग्जांपल दो कि एक कपल हो, फादर हो टाल और मदर क्या हो? डार्क, और फीमेल मतलब मेरे तो हुई है। आफ्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर उनके 4 बेटे पैदा हुए तो वो फर्स्ट जनरेशन होगी। वो क्या होगी? फर्स्ट जनरेशन। अब चारों बेटों को अगर हम देखें, बेटर ये भी प्लांट पर काम कराया हमने, चारों बेटे डाले, तो भाई मदर वाला जो कैरेक्टर था वो कहाँ गया? वो तो सेपरेट हो गया, सारे के सारे बेटे डाल आ गए। अब जब उनको अलाउ किया जाएगा किसी सेम सिचुएशन में, इस तरह की, ये चार तो है लेकिन डार्क वाले एलील भी तो इनके पास हैं। अगर इस तरह का क्लास आ जाए चारों में, तो ये सेकंड जनरेशन होगी, और जो फर्स्ट जनरेशन वाले होंगे वो उनके फोर फादर बन जाएंगे। यानी कैरेक्टर कुछ वक्त के लिए गायब हो गया, लेकिन सेकंड जनरेशन में मखसूस रेशो में जाहिर हो रहा है, ये डिस्कवर हो रहा है। तो F1 जनरेशन को क्रॉस करने के लिए जब सेकंड जनरेशन रेस करने के लिए क्लास करवाया, सेल्फ पॉलिनेट करवाया, तो क्या हुआ? गैमीट फॉर्मेशन जो बनी, तो उसने स्पर्म के पास ले सपोज एक स्पर्म के पास T कैपिटल एलील आया, तो दूसरे के पास T स्मॉल आएगा। फिर यहाँ अगर एक बन रहे हैं तो वो भी दो तरह के बन रहे हैं। अब आप इनकी क्लासिंग करवा रहे हैं। अगर इस स्पर्म को इस एक के साथ मिलाएं तो रिजल्ट क्या मिलेगी? T कैपिटल ये कौन सा एक्सप्रेशन होगा इसका? T कैपिटल टाल प्लांट। फिर अगर इसी को अगर इसके साथ प्रोबेबिलिटी है कि इस एक के साथ मिले तो रिजल्ट क्या मिलेगी? T कैपिटल T स्मॉल। इसका एक्सप्रेशन क्या होगा?
और कहीं ये भी दाल होगा तो इस तरह का है दाल। फिर अगर ये दोनों मिल जाए तो टी कैपिटल टी स्मॉल, तो ये भी क्या होगा दाल होगा, क्योंकि ये भी इस तरह का है। इस कंडीशन में दाल ही रिप्रेजेंट करा है। फाइनल अगर ये इस स्मॉल के साथ मिलेगा टी स्मॉल, तो ये क्या बनेगा हमारा, ये बिल्कुल जीनोटाइप इसके 4 फादर देता है टी स्मॉल। तो इसलिए इसे अगर 100 प्लांट थे तो इसका मतलब है 3:1, यानी 3 प्लांट क्या है दाल जीनोटाइप, और 1 प्लांट क्या है। ये जो एक्सटर्नल आउटलुक है बदलाव हमें नजर आ रहे हैं, जिसका जीनोटाइप दाल प्लांट सब में देखिए ये होमोजाइगस है और ये हेटेरोजाइगस है। When a hybrid contains two different alleles, it is called heterozygous hybrid for a particular case. अगर एक hybrid contains similar alleles, this is called as a homozygous condition for a particular character. और जिससे सब हमेशा आपको homozygous condition में शो कर रहा है। तो ये जो बात रिजल्ट जो है हमें जीनोटाइपिक रेशो मिल रहा है, आउटलुक मिल रहा है। अगर जीनोटाइप देखेंगे तो क्या होगा, 1 प्योर डार्क एंड 2 हेटेरोजाइगस सी कैपिटल स्मॉल है दिस टाइप ऑफ जीनोटाइप। और इस लॉ ऑफ मेंडल को इस लॉ को हम लॉ ऑफ डोमिनेंस भी कहते हैं, और क्योंकि इसमें पेयर ऑफ एलील जुदा हो रहे हैं, सेपरेट हो रहे हैं, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कह रहे हैं। इस तरह हमने नोट किया कि वह फर्स्ट में that how hereditary characters are transferred from generation to generation। तो एक क्लू मिल गया कि कुछ हेreditary फैक्टर है। अब सारी कोशिशें जो होगी वो साइंटिस्ट की ये होगी कि जो मेंडल ने काम किया था कि हेreditary कैरेक्टर्स किस तरह ट्रांसफर होते हैं, वो कौन से मटीरियल स्पर्म और एग में पाए जाते हैं जिनको हम हेreditary मटीरियल कह सकें। तो वो जो सारी रिसर्च वर्क आपने मेंडल काम किया गया वो सारा पता रखने का क्रोमोसोम और डीएनए पर था। ये इंट्रोडक्टरी क्लास था। सेकंड क्लास में हम आगे क्रोमोसोम और डीएनए की तरफ जाएंगे। आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू वेरी मच।